नमस्ते। एसडीएम कॉलेज की तरफ से मैं माधुरी अरुण सावंत जूनियर कॉलेज टीचर, विषय हिंदी। निराला भाई महादेवी वर्मा जी ने जो संस्मरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, इससे पहले 3 हिस्से हो चुके हैं। संस्मरण एक गद्य विधा थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए। लेखिका ने ये जो संस्मरण आप लोगों के सामने रखा, जबकि लेखिका ने स्वयं उनके साथ कुछ क्षण बिताए थे और उन क्षणों को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। जैसे कि हमने अब तक देखा कि ये क्रांतिकारी व्यक्तित्व आजीवन पकड़ रहे, निर्धनता में किस तरह से अपना जीवन यापन बिताते रहे हैं, तथा पंत जी उनके घर आए थे अतिथि बनकर, तो उनका स्वागत सत्कार तथा उनके रहने खाने पीने सोने की कैसी व्यवस्था की है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। जबकि ये सब कुछ हमने आप लोगों को विस्तारित रूप से स्पष्ट बता दिया है, तथा और एक घटना जो कि दिल्ली में घटित समाचार पत्र में आई थी कि सुमित्रानंदन पंत जी का देहांत हो चुका है। समाचार पत्र यानी कि ऐसे ही समाचार पर उनके कानों तक पहुंचा, वे तुरंत ही महादेवी जी के पास पहुंचे। वहां जाने के बाद जबकि महादेवी जी के सामने जो समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र को उनसे दूर रखने की कोशिश की, जबकि वह भी संभ्रमावस्था में थी कि सचमुच ये जो समाचार आ चुका है ये सही है या गलत है। जबकि एक ऐसे बहुत गठीला बदन वाला शरीर, क्रांतिकारी व्यक्तिमत्व कभी कभी लेखनी के माध्यम से कठोर उसमें आ जाता है। ऐसा व्यक्तिमत्व होने के बावजूद भी जब लेखिका के सामने पंत जी का ऐसे समाचार सुनकर जब वे ऐसे दहल चुके थे कि लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए, और लेखिका कहती है कि मैं भी उस वक्त ऐसे अव्यक्त या अस्थिर थी, मैं अपने मत भी उनके सामने व्यक्त नहीं कर सकती थी, मैं भी खुद ऐसे दहल चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को उनके लिए स्थिर होना पड़ा था और उन्हें समझाना पड़ा था कि जो कुछ हुआ है सही क्या है गलत क्या है, इसे जानने के लिए मैंने दिल्ली तार भेज दिया है। और फिर अंधेरा हो गया, लेखिका ने अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद करने के बाद जबकि लेखिका को पता नहीं था कि वे शायद चले भी गए होंगे, सुबह 4 बजे उन्होंने लेखिका का दरवाज़ा खटखटाया, और खटखटाने के बाद लेखिका दरवाज़ा खोलकर देखती है तो जबकि इतनी सुबह सुबह जो कि वही तार का जो कि क्या सही है क्या गलत है, पंत जी का देहांत हुआ है कि नहीं, ये समाचार सुनने के लिए 4 बजे लेखिका का दरवाज़ा खटखटाया और जानने की कोशिश की। तब लेखिका को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था कि वे रात भर अपने घर नहीं गए हैं, बाहर बगीचे में जो कि हरी घास है जिस पर ओस की बूंदें गिरी थी, ऐसी ठंड में वह समाचार क्या है इसे सुनने के लिए बैठे थे। इस बात का लेखिका को बहुत बुरा लगा था। इसी तरह से एक घटना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे छोटे छोटे प्रसंग आप लोगों के सामने लेखिका ने प्रस्तुत किए। एक बात तो एक है कि उन्होंने और एक बात समझाई थी कि वे जो कपड़े बहुत ही कम पहनते थे, फुक्कड़ स्वभाव के होने के कारण, जबकि उनके पास जो कि अंगोछा भी पहनने के लिए नहीं होता था, छोटे से कमरे में अपना जीवन बिताते थे, जो कि जीवन आवश्यक सारी वस्तुएं उनके पास मौजूद नहीं थी, फिर भी वह अपना जीवन जैसे तैसे जीते थे, कलम की साधना करते थे। एक दिन एकादशी के दिन क्या हुआ कि उन्हीं वस्त्रों को साफ सुथरा करके नहा धो के वे लेखिका के सामने आकर खड़े हो गए। लेखिका से कहने लगे, अब ठीक है, कैसा लग रहा हो? लेखिका ने कुल मिलाकर इतना ही कहा कि आप सन्यासी की तरह दिखाई दे रहे हैं।
जैसे साबुन के आगे चलकर कपड़ों के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कपड़े जो है वह लाल रंग में, मिट्टी के रंग में आप लोगों ने भिगोकर जो कि उसे सुखाकर पहने हुए हैं, जो कि बाद में उसे साबुन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से जबकि लेखिका ने हमारे निराला भाई में जो अलग अलग गुण देखे, निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल दिल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चली जाती है। उनका जो शरीर, बदन जो है ऐसे मेरू पर्वत की तरह, और ये दीपार शरीर वाला ये व्यक्ति जब कोई एकदम से अनायास ही उनकी तरफ देखता है तो इनके लेखनी की तरफ, जो कि उनका साहित्य पढ़ने वाले भी जबकि सामंजस्य में पड़ जाते थे, कभी कभी उनको देखकर ऐसा लगता था कि न जाने ये व्यक्ति कैसा होगा, कितना क्रूर होता होगा, क्रूर दिखाई देता है। लेकिन जिन्होंने उनको नज़दीक से देखा, उन्होंने ही उनको जान लिया, समझ लिया उनके मुख की। जबकि शरीर दीपार दिखाई देता है, डामडोल दिखाई देता है, लेकिन उनका स्वभाव, उनका सीधापन, उनकी सरलता, जबकि उनके पास जाने के बाद जो कि उनके चेहरे पे दिखी हुई जो एक भोलापन, एक सीधा सादापन है, सरल स्वभाव है, ये उनको देखने के बाद ही पता चल जाता है। सत्य का मार्ग सरल है, तर्क और संदेह की चक्करदार राह से उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं को हम बालकों जैसी सरल विश्वासी पाते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य है, बालक की तरह। जैसे छोटे बच्चे अज्ञानी होते हैं, छल कपट उनके मन में बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे भाई साहब, क्योंकि दिखाई कैसे भी देते हैं, उनके चेहरे पे साफ साफ उनकी सरल स्वभाव दिखाई देता है। लेकिन जब वह सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, सरल उनका मार्ग है, चाहे कोई भी उनको फंसाने की कोशिश करे, वे आसानी से नहीं फंस सकते हैं। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है। कभी किसी जगह पे अन्याय होता हुआ दिखाई देता है तो वह खुद लेखनी से पहले उनका हाथ उठ जाता था, लेकिन फिर भी अधिक कठोर प्रहार करती हुई उनकी लेखनी, ये भी हम देखते ही बनते हैं। उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती है। उनकी आंखों में साफ साफ जो कि सत्य दिखाई देता था। ओठों की खींची हुई इसी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता और भंगिमा या घृणा किसी को नहीं मिल सकती है। जो कि उनका चेहरा जो है क्या बताता है, हमेशा हम आंखों में देखते हैं, आंखों में सच्चाई दिखाई देती है, आंखों में क्रोध दिखाई देता है, आंखों में प्यार दिखाई देता है, अनेक भाव आंखों से। जैसे कि बहुत बार कहा जाता है कि चेहरा क्या है, आंखें क्या है, मनुष्य के मन का आईना होता है। इसी तरह से जबकि उनके चेहरे में कभी भी क्रूरता या घृणा बिल्कुल नहीं, या तिरस्कार किसी के लिए, वे जरूर साहित्य निर्मित करते थे, लेकिन दूसरों के लिए कभी भी घृणित या तिरस्कृत ऐसे साहित्य की निर्मित उन्होंने कभी नहीं की है। लेकिन अन्याय के प्रति वे हमेशा न्याय देने की कोशिश करते हैं। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस और उसके फल के व्यक्त स्वाद में। निराला किसी से भयभीत नहीं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं है। क्रूरता और कायरता, इन दोनों का संबंध कैसा है? जैसे पेड़ों की जड़ें मिट्टी में से पानी शोषित करते हैं और उस पेड़ को मीठे मीठे फल लग जाते हैं, वैसे उस जड़ों से उन फलों का क्या रिश्ता होता है, वो मिठास कैसे उन फलों में आ जाती है, छा जाती है। निराला किसी से भयभीत नहीं होते हैं, अतः किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए ये संभव ही नहीं था। उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे उनका जो भाव है, उनका स्वभाव है, यह जैसे बादल
बादलों में पानी भरा हुआ होता है। काले बादल वो काले दिखाई देते हैं, लेकिन वह मनुष्य के हित के लिए होते हैं, उसमें पानी होता है। सफ़ेद यानी कि सुंदरता दिखाई देती, लेकिन उन सफ़ेद बादलों से हमें कोई फायदा नहीं होता है। बिल्कुल उसी तरह से इनका स्वभाव निराला जी विचार से क्रांतदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी है। वे उस झंझा के समान है जो कि हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाता है। झंझा यानी कि वो तूफान। निराला जी ऐसे विचार क्रांतिकारी विचार वाले हैं। वे उस तूफान की तरह है जो कि वो तूफान ये नहीं सोचता है जब आता है तो हल्की वस्तुओं को भी उठा कर ले जाता है और भारी वस्तुओं को भी तोड़ मरोड़ कर चला जाता है। उस मंद समीर जैसी नहीं जो कि सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता चले। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते उसके प्रति उनका किंचित मात्र ही मोह नहीं, चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा के योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाए। बल्कि जब वे अन्याय का सामना करते हैं, क्रांतिकारी विचार लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जब मैं अच्छा करने जा रहा हूँ तो अच्छे के साथ साथ बुरा भी उसमें जल जाता है कभी कभी, जबकि लोग मेरे साहित्य को पढ़कर परेशान भी हो जाएंगे, लेकिन उनकी परेशानी से अच्छा है कि मैं कुछ न्याय का काम करने जा रहा हूँ। उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं पर चोट कठिन होती है। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच ऐसी अप्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उनका विरोध है जो कि तिरस्कृत ऐसा तिरस्कार उत्पन्न करने वाला, द्वेष निर्माण करने वाला उनका विरोध नहीं था, या दूसरों को चोट पहुंचाने वाला उनका विरोध नहीं था। इसके अलावा संकल्प और कार्य के बीच ऐसी प्रत्यक्ष कड़ियां नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य ने के उस समय को पाकर सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। लेखिका कहती है कि देखिए कि किसी भी इंसान को जानने के लिए जबकि वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग यानी कि जैसे ये उंगलियां हाथों की एक जैसे लंबी नहीं है, एक लंबी है तो एक छोटी है, एक बौनी है, इसी तरह से है, एक समान नहीं है। इसी तरह से समाज में हमें अलग अलग तरह की किस्म के स्वभाव के रंग रूप के लोग दिखाई देते हैं। जहाँ निराला भाई मुझे अच्छे लगे, बहुत सारे लोगों ने उनकी आलोचना की है। कुछ लोगों को वे भाए, मन को भाए, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर टीका अस्त्र भी चलाए जो कि कर्म के सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए कि उस व्यक्ति को समझने के लिए वह होशियारी चाहिए, वह संवेदनशीलता चाहिए, उस मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। उस व्यक्ति को जानने समझने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए विचारों की आवश्यकता है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले ही मिलते हैं। ऐसे निराला भाई को समझने वाला व्यक्ति बहुत ही कम ही होते हैं, क्योंकि निंदा करने वाले लोग बहुत हैं और अच्छे मानने वाले भी कम नहीं है। दोनों तरह के लोग निराला भाई के जीवन में आकर चले गए। ऐसे दो व्यक्ति सब जगह मिल जाते हैं, जिनमें एक उनकी नम्र उदारता की प्रशंसा करता है तो दूसरी उनकी सुंदरता की प्रशंसा करता है, एक साहित्य की प्रशंसा करता है तो एक विद्रोह की प्रशंसा करता है। उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध ले लेते। उनका बदला लेने वाले भी कम नहीं थे इस दुनिया में। लेखिका का यह मानना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए अच्छे विचारों की आवश्यकता है। जैसे मराठी में कहा जाता है, चांगल्यातला चांगुलपणा जाणण्यासाठी स्वतःच्या अंगी चांगुलपणा असावा लागतो। बिल्कुल इस तरह कि हमारे निराला भाई जी को जानने के लिए जैसे लेखिका ने जिस दृष्टि से, जिस नज़र से उनके साहित्य को उनके पास जाकर, जो कि आसानी से उस मनुष्य को कोई नहीं समझ पाता है,
उनके विद्रोह की असफलता प्रमाणित करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर कुछ लोगों ने कालीमा लगाने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की। निराला जी के संबंध में फैली हुई भ्रांत यानी कि जो उन्हें शोभा ही नहीं देती है, ऐसी छोटी छोटी दंतकथाएं लोगों ने निर्माण भी की थी, उनके संबंध में हमें पढ़ने के लिए भी मिलती है। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। हमारे यहाँ लोगों ने हमारे ईसा मसीहा को भी जीने नहीं दिया। उनके हाथों में, उनके बदन में जो कि कील ठोकर उनको लटका दिया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति करने के लिए जो कि कुछ जो हमारे ये लोग भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोग जो शहीद होकर चले गए, उनके साथ किस तरह से इन लोगों ने हमारे समाज में उनके साथ व्यवहार किया। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है, घिनौना है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांटकर, कभी उसे विष देकर, मीराबाई के बारे में क्या हुआ, कभी सूली पर चढ़ाकर, ईसा मसीहा का उदाहरण है, कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े थे। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मनुष्य का सृजन कर पाती है। प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत मनुष्य का जन्म, मनुष्य को निर्माण कर पाती है, जो अपने सृष्टाओं के श्रेष्ठ और सबके सजातीय ऐसे अद्भुत सृजन को नष्ट करने के लिए इससे बड़ा कारण खोजने की आवश्यकता नहीं समझे, उनकी समझ के परे है, अथवा उसका सत्य कई इन भ्रांतियों से मेल नहीं खाता है। निसर्ग अपना काम करता रहता है, लोग अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं, मनुष्य अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता चला जाता है। निराला जी अपने युग की विशिष्ट प्रतिभा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अपने युग का वह अपना व्यक्तित्व अलग है, उनके साथ किसी की तुलना नहीं हम कर सकते हैं। अतः अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं, उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह करने की सुविधा नहीं दी। पुत्री के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे और पुत्र को उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उसकी उपेक्षा के पात्र बने रहे। थोड़ा सा लेखिका ने उनके परिवार के बारे में बताया कि ये व्यक्ति यानी कि वैसे हमेशा कहा जाता है कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे जबकि किसी उसकी माँ का, उसकी पत्नी का, उसकी बहन का हाथ होता है, स्त्री का हाथ होता है। लेकिन देखिए ऐसे फुक्कड़ स्वभाव वाले व्यक्ति, हमेशा अवढ़रदानी होने के कारण, हमेशा दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति, 300 का उदाहरण हमने देखा। लेखिका ने उनको व्यवस्थित बनाने की भी कोशिश की, लेकिन इन सब के बावजूद भी जबकि लेखिका ने और एक बात आप लोगों के समक्ष रखने की कोशिश की है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अभिशाप का प्राप्ति रहा है, जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता, बहन, भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ नहीं बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति कर्तव्य निर्वाह करने की सुविधा भी नहीं दी है। अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए वे अपना समय नहीं दे पाए, और समय तो नहीं दे पाए लेकिन ऐसे फुक्कड़ होने के कारण, पैसे जो है कि उदार मतवादी होने के कारण, समाज की सोच, लोगों की भलाई करने वाला ऐसा ये स्वभाव होने के कारण हमेशा जो कि एक बात है कि वे अपने बेटे के लिए ज़्यादा शिक्षा, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अपने बच्चों के प्रति कर्तव्य निर्वाह की सुविधा भी नहीं दे पाए। शिक्षा से वंचित रखने के कारण अपने बेटे के लिए वे उपेक्षा के पात्र बने।
अपने परिवार के लिए वे ज़्यादा समय या ज़्यादा कुछ नहीं कर बन पाए, इसलिए उपेक्षित ऐसे रह गए। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे सहृदय बनाने के लिए हमें समझौता करना है। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है, अपने बचाव के प्रयत्न को भी कायरता की संज्ञा देती है। उनकी राजनीतिक कुशलता नहीं, वो तो साहित्य की एक निष्ठता का पर्याय है। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पद की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देता हुआ, सभी आघातों को हृदय पर झेलता हुआ लक्ष्य तक पहुंचता है, उसी को युग सृष्टा कहा, साहित्यकार कहा जाता है। जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा की मूर्छित करके उन्हें सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। क्या कहे उनके जीवन संघर्ष के बारे में। दुर्लभ सीप में जैसे मोती प्राप्त होता है, क्या क्या बताया उनके बारे में। एक अनगढ़ पारस के भारी शिलाखंड की तरह, जो कि पारस के संपर्क में सोना आ जाता है, कोई लोहा आ जाता है तो वह पारस के संपर्क में आने के बाद वह सोना बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से आज दंभ और स्पर्धा, अज्ञान और भ्रांति की ऐसी कोहेलिका में चल रहे, स्वयं को पहचानना तक कठिन है। निराला जी के साहित्य का शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुकर रहेगी। साहित्य के नवीन युग पद पर निराला जी की अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्ज्वल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। यह इतना लेखिका ने देखिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, और जितना हो सके अब बारीकी से अध्ययन करके इस पाठ को जानने की, उनकी विशेषता, उनकी कर्तव्यनिष्ठता, उनकी क्रांतिकारी या हमेशा वह औढ़रदानी होने के जो उनके गुण हैं, इन गुणों को परखिए, बारीकी से अध्ययन कीजिए। और हम ये पाठ यहाँ पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।